नमस्कार, जय जोहार। मैं नेहा सामर्थ्य एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हमारा डेमो का दूसरा दिन है जिसमें हम प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हम लोग जीव विज्ञान बायोलॉजी को जो है चैप्टर वाइज पढ़ने की शुरू कर रहे हैं। डिटेल क्लास हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कि हमारे एप्लीकेशन पर सामर्थ्य एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ऑलरेडी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आप और अच्छे तरीके से MCQ प्रैक्टिस के साथ में, है ना, और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जो है क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जो कि आज हम जो कल हमने पढ़ा था उतक, उसी वाले चैप्टर को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये जो है बैच, ये जो बैच है प्रयोगशाला सहायक का, है ना, जो कि आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो है आपको बहुत ही मिनिमल चार्ज पर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। सारे ही जो टीचर्स हैं वो आपके विशेष अपने सब्जेक्ट के प्रति, है ना, एक्सपर्ट टीचर आपको मिलेंगे जो कि आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही प्यारा सा बैच है। आप जो है अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए, हम कल जो पढ़ रहे थे उतक या टिशू, इसके अंतर्गत हमें बात करनी है, ठीक है ना, कि क्या क्या उतक हमने कल चर्चा किया था, क्या क्या हमने उतकों के बारे में पढ़ा हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, हमने प्लांट टिश्यू, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के क्या करेंगे, क्लास जो है एक बार देख लेंगे तो ये वाली क्लास जो है आपको बहुत आसान हो जाएगा। बहुत ही डिटेल से हम क्लासेस कर रहे हैं, है ना। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर छूटने वाला नहीं है, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग भी और शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाते हुए चलेंगे। प्लांट टिश्यू को हम क्या कहते हैं, पादप उतक कहते हैं, पादप उतक। और एनिमल टिश्यू को हम क्या कहते हैं, जंतु उतक। अक्सर हम उतक वाला चैप्टर पढ़ते नहीं हैं, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं एकदम बेसिक सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल जो टिश्यू है उसमें कुछ कुछ एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है आप स्किप करेंगे तो चलेगा। लेकिन प्लांट टिश्यू के अंतर्गत जो है वो जितने भी इनके पार्ट्स हैं, जितने भी इनके सब टाइप्स हैं ना, वो सब जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली प्लांट टिश्यू को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक। चलो, तो देखते हैं हमने कल क्या क्या देखा था। हमने कल की क्लास में जो है नाम को देखा था कि कितने प्रकार के जो है इसमें हम टिश्यू के प्रकार पढ़ते हैं। तो हमने प्लांट टिश्यू में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था, जिसको हमने कहा था पहला जो पार्ट है वह है विभाज्योतक, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा हमने प्रकार पढ़ा था स्थायी उतक या परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू के अंतर्गत में हमने क्या देखा था, चार अलग अलग प्रकार के हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा, है ना। कल मैंने जस्ट नाम आपको बताया था, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। कल का जो है आप एक बार देख लेंगे तो आपको एक जायज़ा मिल जाएगा। खैर, अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो एक बार जाके देख लेना, और अगर नहीं देखा होगा तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं जंतु उतक में हमने चार कौन कौन से प्रकार देखे थे। तो सबसे पहले हमने उपकला उतक के बारे में पढ़ा था। उपकला उतक, जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, है ना। इसके बाद में हमने दूसरा क्या पढ़ा था, संयोजी उतक पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। और तीसरा हमने पेशीय उतक, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। और लास्ट हमने तंत्रिका उतक के बारे में पढ़ा, नर्वस टिश्यू।
नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऊतक के अंतर्गत में 2 मेजर पार्ट प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को हमने देखा था कल के क्लास में, है ना, जिसमें से हम प्लांट टिश्यू को आज जो है डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर टॉपिक डाल देते हैं हमारा प्लांट टिश्यू। इसमें आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू, फिर से हम यहाँ पर क्या क्या हमने प्रकार लिखा था एक बार लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी पड़े। विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक हम इसको कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो ये जो विभाज्योतक होते हैं, है ना, प्लांट्स में ऐसे जगहों पर पाया जाएगा जहाँ पर कंटिन्यूसली हमको विभाजन देखने को मिलता है, या यूँ कहें उल्टा, है ना, कि ऐसे कोशिकाओं का समूह जिनमें लगातार कंटिन्यू क्या होता है, विभाजन होते रहता है। ठीक है ना, तो ऐसे कोशिकाओं को या ऐसे कोशिकाओं के समूहों को हम कौन सा ऊतक कहते हैं, विभाज्योतक कहते हैं। ठीक है ना, तो इन कोशिकाओं में क्या पाया जाएगा, निरंतर विभाजन पाया जाएगा, है ना, लगातार या कंटिन्यूसली, या आप लाइफ लॉन्ग लिख सकते हो, इसको जीवन पर्यंत भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं दोनों बातें लिख देती हूँ, लाइफ लॉन्ग या फिर कंटिन्यूस डिवीज़न जो है वो देखा जाता है। तो आपको कहाँ पर कंटिन्यूसली डिवीज़न देखने को मिलेगा, डिवीज़न हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, परिवर्तन रहेगा। तो कैसा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, जब सेल डिवाइड होती है तो उसको जगह चाहिए, और जगह चाहिए मतलब पौधे क्या होंगे, अपने जगह में क्या करेंगे, उनका जो जगह है, उनका एरिया है वो बढ़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि इनकी या तो लंबाई बढ़ेगी या इनकी मोटाई बढ़ेगी, इनकी जड़ें की लंबाई बढ़ेगी, जड़ों की मोटाई बढ़ेगी, है ना। तो अब आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्लांट टिश्यू के अंतर्गत विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के उन हिस्सों में पाया जा रहा है जहाँ पर कंटिन्यूसली डिवीज़न पाया जाता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि जड़ों के जो सिरे हैं वो क्या होते हैं, लगातार क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, उनकी जो लंबाई है वो वृद्धि होती है। पौधों के जो तने होते हैं, तनों के सिरों को देखना, है ना, कंटिन्यूसली क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है कहाँ पर, पौधों के कहाँ पर लगातार जो वृद्धि होती है ना, या वृद्धिशील भागों पर, वृद्धिशील स्थानों में पाया जाता है, उपस्थित होता है, पाया जाता है। ठीक है ना। ये जो प्लांट टिश्यू है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो बना तो कोशिकाओं से ही है ना। टिश्यू मतलब क्या समझते हैं, हमने कल की कक्षा में देखा था कि कोशिकाओं का एक समूह जो एक विशेष प्रकार के काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊतक। तो ये जो ऊतक है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। मतलब इनमें जब हम विशेषता के बारे में देखेंगे तो हम इनमें कोशिकाएं किस प्रकार से पाई जा रही है हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो कोशिकाएं होती है या कोशिकाओं के बारे में मैं लिख रही हूँ, मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ऊतक। और कौन से ऊतक, विभाज्योतक, है ना। तो ये जो विभाज्योतक होते हैं इनमें ऊतकें जो होती है या कोशिकाएं जो होती है वो अंडाकार ओवल शेप में, है ना, जिसको हम ओवल लिख लेते हैं, या फिर और गोलाकार मतलब राउंड शेप में आपको देखने को मिलता है। इनकी आकृति कैसे होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो अंडाकार या फिर गोलाकार के शेप में आपको दिखाई देती है ना। अगर हम बात करते हैं ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो कोशिकाएं होती है ना, जैसे कि अगर मान लो एक कोई हम बना लेते हैं डायग्राम, जैसे कि मान लो ये क्या है, आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनमें ये कोशिकाओं का समूह आपको देखने को मिल रहा है। ये जो कोशिकाओं का समूह है
इनके बीच बीच में आपको एक गैप जैसा दिखाई दे रहा है। कौन सा गैप? यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ पर गैप दिख रहा है ना। तो ये जो गैप है, ये जो स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इंटरसेल्यूलर गैप, इंटरसेल्यूलर एरिया, है ना। तो हम बात कर रहे हैं ये जो विभाज्योतक जो की कोशिकाएं जो होती है ना, इन कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश पाया भी जाता है और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि अनुपस्थित भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर नहीं पाया जाता है, इसके बारे में जब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाश क्या कहते हैं इसको? इंटरसेल्यूलर गैप या स्पेस लिख लें, स्पेस उपस्थित या अनुपस्थित। कहीं कहीं पर आपको उपस्थिति दिखेगी और कहीं कहीं पर इनकी अनुपस्थिति भी दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो आपने अभी यहाँ पर कोशिका देखा, ये जो कोशिकाएं होती है इसके बाहर में एक लेयर पाया जाता है ना, क्योंकि ये प्लांट है। तो प्लांट के सबसे बाहर में हमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर आपने पढ़ा होगा कोशिका के बारे में, तो कोशिका जो होती है, पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती है, इनके बाहर में एक पतली लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है? कोशिका भित्ति। यस, क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, है ना। तो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? सेल वॉल की पतली परत जो है आपको दिखाई देती है, पतली परत जो है वो पाई जाती है। क्लियर हुई क्या ये बात? तो ये सारे पॉइंट्स हमने किसके बारे में पढ़ा है? अभी हमने किसके बारे में देखा? हमने अभी बात किया विभाज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अभी तक हमने बात किया, है ना, जो कि किसका सबसे पहला भाग है? प्लांट टिश्यू के अंतर्गत में हमने पहला नंबर का क्या देखा? प्रकार देखा। अब हम प्लांट टिश्यू का दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार होता है आपका स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हम बात करते हैं क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, विभाज्योतक जो कि बना था विभाजन से, है ना। यहाँ पर अगर आप शब्द को पढ़ें तो क्या शब्द देखने को मिला? यहाँ पर शब्द बना हुआ है विभाजन, है ना। विभाजन से शब्द आप समझ सकते हैं विभाज्योतक। तो यहाँ पर विभाज्योतक में क्या हो रहा था? कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग विभाजन हो रहा था। लेकिन स्थायी ऊतक में ऐसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है या ऐसी ऊतकें पाई जाती है जहाँ पर विभाजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये पौधों के उन स्थानों पर पाया जाएगा, पौधों के उन स्थानों पर पाया जाएगा जहां पर विभाजन नहीं होती। ठीक है ना, जहां पर विभाजन संभव नहीं है, विभाजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इनकी जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है? स्थायी ऊतक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं। ये सरल प्रकार के कोशिकाओं से भी मिलकर के बना होता है और जटिल प्रकार के कोशिकाओं से भी मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी ट्यूब के जैसी होती है, ट्यूब लाइक जो है इनमें हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
इनका जो काम होता है वो संग्रहण का काम होता है। ये क्या करती हैं? संग्रह करने का काम करेंगी। साथ में जो है आपको लचीलापन जो है पौधों को प्रदान करता है। संग्रहण मतलब स्टोरेज, है ना। स्टोरेज जो है स्थायी ऊतक के द्वारा प्राप्त होता है पौधों को। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी पौधों को प्रदान किया जाता है। सुरक्षा, कठोरता, है ना, सुरक्षा है या कठोरता हो गया, वो जो है आपको स्थायी ऊतक से प्राप्त होता है। सुरक्षा बोले तो आप प्रोटेक्शन या आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी, है ना। कठोरता मतलब रिजिडिटी, जो है किनसे प्राप्त होता है? पौधों को स्थायी ऊतक से जो है प्राप्त होता है ना। जैसे कि आप अपने अखरोट देखा है आपने, जो है नारियल का जो ऊपर का रेशा होता है, हस्क जो होता है, वो जो है कौन सा ऊतक होता है? आपका स्थायी प्रकार का ऊतक होता है ना। पौधों में जो भोजन का संग्रहण होता है, पौधों में जो भोजन का आदान प्रदान या परिवहन किया जाएगा वो स्थायी ऊतकों के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत में ध्यान रखना है। और ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इसके हम 2 प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमने कल बात किया था। प्रकार के अंतर्गत आप लिख लेंगे प्रकार। पहला जो प्रकार होता है इसका नाम क्या होता है? पहला प्रकार होता है आपका सरल प्रकार के स्थायी ऊतक, है ना। और दूसरा प्रकार होता है जटिल प्रकार के स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। इसको क्या कहेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रकार के परमानेंट टिश्यू हम किसके अंतर्गत में पढ़ते हैं? स्थायी ऊतक के अंतर्गत में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डील कर लेते हैं विभाज्य ऊतक में और कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। फिर देन हम क्या पढ़ेंगे? स्थायी ऊतक के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सरल के अंतर्गत कौन से प्रकार होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जटिल स्थायी ऊतक जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये सारी बातें अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये 3 प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन सा 3 प्रकार? तो ध्यान रखेंगे, है ना। पहला प्रकार, इसका नाम होता है क्या? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहें तो एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये जो शीर्षस्थ प्रकार के, आपका क्या दिख रहा है? प्रकार, किसका प्रकार? विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ नाम से समझना है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्लांट का स्ट्रक्चर बना देती हूँ तो आपको क्लियर होते जाएगा फिर, है ना। प्लांट हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाई देता है, प्लांट्स। अगर हम इस प्लांट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगी, नीचे की ओर जड़ पाया जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका शीर्षस्थ भाग हुआ। कौन सा भाग हुआ, ये जो है इनके शीर्षस्थ भाग हुए। शीर्षस्थ कहने का क्या मतलब है, जो सिरा है, जो शिरा वाला पार्ट है ना। तो ये जो शीर्षस्थ विभाज्य जो तक है, इसको हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि ये पौधे के किस हिस्सों में पाया जाएगा। ठीक है, तो शीर्षस्थ जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सिरे की ओर, शीर्ष भाग पर। ठीक है, तो विभाज्य तक मतलब होता है निरंतर विभाजन करना। तो पौधे के ऐसे हिस्सों में पाया जाएगा जहाँ पर विभाजन होगा। पहला लाइन तो क्लियर है ना। तो कहाँ पर विभाजन कंटिन्यू होता है, आपने देखा है जड़ों के शीर्ष वाले भाग पर, जड़ों के शीर्ष वाले भाग पर और पौधे के सिर के शीर्ष वाले भाग पर, है ना। तो यहाँ पर दो शब्द आप पाएंगे, क्या क्या यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या लिखेंगे कि शीर्षस्थ विभाज्य तक जो है वो पौधों में तना और जड़ के सिरों में उपस्थित, है ना। जड़ के सिरों और किसके सिरों पर, तनों, स्टेम एंड रूट्स के जो एपाइकल वाला पार्ट है, जो टर्मिनल वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे प्रेजेंट इन एपाइकल और टर्मिनल, है ना, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर पॉइंट लिखना चाहें कि इसका काम क्या है, तो काम क्या है, ये तने और जड़ की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। कैसी वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि, है ना। तो पूरा लिख लेते हैं, जड़ की लंबाई में वृद्धि करवाता है ना। वृद्धि के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, है ना, इन लेंथ, किसमें, स्टेम में और रूट्स में। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये आपने किसके बारे में पढ़ा, शीर्षस्थ के बारे में पढ़ा, है ना, जो कि कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये हो गया आपके शीर्षस्थ के बारे में। दूसरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। चलिए थोड़ा सा हुआ क्या एडजस्ट, थोड़ा सा डिले चल रहा है हमारा ब्लैक बोर्ड। खैर, दूसरा प्रकार हम लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा जो इसका प्रकार है, इसका नाम हम लिख लेते हैं पार्श्व विभाज्योतक, है ना। अंग्रेजी में कहें तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो पहले हमने शीर्षस्थ के बारे में देखा, अभी आप दूसरा देख रहे हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है, इन सारी बातों को देखें। तो ये जो होता है वो पौधों के लेटरल या पार्श्व भागों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। तो ये जो है आपका प्लांट आपने देखा, ये जो प्लांट है इसके शीर्ष वाले भागों पर तो कौन उपस्थित है, शीर्षस्थ विभाज्योतक है ना, जो कि उसकी लंबाई के लिए क्या है, जिम्मेदार है। लेकिन जो पार्श्व वाला भाग है, पार्श्व कहने का मतलब होता है साइड या लेटरल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर पाया जाएगा, जितना भी आपको पौधे का जो साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला साइड हो गया, तने का ये साइड हो गया, है ना, जड़ों का ये जो लेटरल साइड आइट साइड जो वाला भाग है, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ये पौधों के तनों और जड़ों के पार्श्व भाग पर पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पौधों के पार्श्व भाग के बाद में आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि तनों और जड़ के पार्श्व भाग पर पाया जाएगा, है कि नहीं। तो इजी हो जाएगा, पौधों में तनों और जड़ के लेटरल या पार्श्व भागों पर उपस्थित होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये तो लंबाई में वृद्धि कर रहे थे, है ना, ये क्या कर रहे थे, लंबाई में वृद्धि कर रहे थे। तो पार्श्व जो विभाज्योतक होता है वो क्या करता है, ये जो है वो पौधों की या तनों की गोलाई में और उसकी मोटाई में, थिकनेस में वृद्धि करता है ना। तो पौधे जो है आपको जितने भी थिक दिख रहे हैं, बहुत मोटे मोटे दिख रहे हैं, तना बहुत मोटा मोटा दिख रहा है, आपका जड़ जो है बहुत मोटा मोटा है, एकदम बढ़िया ग्रोथ किया है, पानी वानी खा के पी के, है ना, खाना वाना खा के जो मोटा हुआ रहता है ना, वो किसकी वजह से हो पाता है, पार्श्व विभाज्योतक। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जा रही है वो कंटिन्यूसली विभाजन करती है बेचारी लोग, है ना, तभी जो है वो मोटा हट्टा कट्टा आपको दिख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने लिख लिया। अब एक इसका तीसरा जो प्रकार है इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। विभाज्योतक के अंतर्गत हमने 3 प्रकार कल की क्लास में देखा था, एपाइकल, पार्श्व और तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक, या इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए अंतर्वेशी, इंटरकैलरी का क्या मतलब होता है, अंतर्वेशी मतलब कुछ तो अंतर, किसी के बीच का अंतर, है ना। तो किसके बीच का अंतर अगर हम देखें तो तनों में जो है आपका, मान लो ये जो है क्या है, एक तना है। ठीक है, तो ये जो तना है, इस तने में यहाँ से पत्तियाँ निकलेगी, यहाँ से पत्ती निकलेगी, यहाँ से पत्ती निकलती है ना। तो ये जो पत्ती जहाँ जहाँ पर निकल रही है, इस वाले पर एक थोड़ा सा आपको गांठ जैसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, थोड़ा गांठ जैसा दिखाई देता है ना, नोड्स जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नोड्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोड, गांठें, है ना। तो ये जो नोड होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, इनके बीच में जो जगह आपको दिख रहा है, इसी जगह को हम इंटरनोड के नाम से जानते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, और यही जो इंटरनोड होता है, इसके वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपका अंतर्वेशी या विभाज्योतक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पौधों में इंटरनोड्स के वृद्धि के लिए जिम्मेदार होंगे। कौन होंगे जिम्मेदार, अंतर्वेशी या इंटरकैलरी जो भाग होता है वो क्या करता है, जैसे आपने गन्ना देखा है ना, गन्ना का जो जड़ वाला होता है, बीच बीच में क्या पाया जाता है, ऐसे गन्ना जो होता है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर जड़ दिखाई देता है, यहाँ पर जड़, यहाँ पर जड़,
है ना। तो ये जो बीच में आपको जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है ना। तो यहाँ इसी को वृद्धि करने में कौन पार्टिसिपेट करता है? आपका अंतर्वेशी या इंटर कैलरी वाला भाग। क्लियर है। तो हमने विभाज्य तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत तीनों प्रकार को देख लिया, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कैसा दिखाई देता है ना, और क्या क्या काम करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये तीनों अच्छे से याद रखेंगे, है ना। अब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका दूसरा वाला जो हम प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक या हम इसको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू, है ना। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, इसको हमने क्या कहा था कि ये दो प्रकार से पाई जाती हैं, है ना। तो पहला हम प्रकार देख लेते हैं। इसका पहला जो प्रकार होता है, ये क्या होता है? इसका नाम क्या है? सरल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्थायी ऊतक होते हैं, इसको हम सरल क्यों कह रहे हैं? सरल इसीलिए कह रहे हैं भैया क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं जो ऊतकों का निर्माण करेंगी, है ना, कौन से प्रकार का? स्थायी ऊतक। कौन सा स्थायी? सरल प्रकार के स्थायी ऊतक। ये जो कोशिकाएं हैं वो एक ही प्रकार के, एक ही समान होते हैं। मतलब क्या है कि मान लो ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है, इसका काम अगर क्या है? खाना बनाने का है, तो ये भी क्या करेंगी? खाना बनाने के लिए ही काम करेंगी, है ना। ये अगर जीवित प्रकार का है तो ये भी जीवित ही प्रकार के रहेंगी। मतलब दोनों का जो ऊतक है कोशिकाओं का समूह है, तो जो कोशिकाओं का समूह है उनमें जो जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी, उनका संरचना, उनका काम, है ना, उनका जिम्मेदारी, काम करने का जो तरीका है, वो सब कैसा होगा? एक समान होगा। और इसीलिए हमने इसको क्या कहा? इसीलिए हमने इसको कहा कि ये जो है वो कैसे प्रकार में हम इसको रख देते हैं? सरल प्रकार के स्थायी ऊतक हम कह देंगे। ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो सरल प्रकार के जो स्थायी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सबसे पहला प्रकार जिसका नाम है मृदुतक। बहुत इम्पॉर्टेंट, मृदुतक। क्या कहते हैं इसको? पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा, या फिर ये अंग्रेजी में जो शब्द है वो इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो आपको ध्यान रखना है भैया कि जो है पेरेन्काइमा को हिंदी में क्या कह रहे हैं, मृदुतक को अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है और आपसे आता हुआ भी कई बार क्वेश्चन नहीं बन पाता, क्योंकि हमको नाम जो है दूसरा दे देता है तो हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये दिखता कैसे है। ठीक, तो हम बात करते हैं ये दिखता कैसे है पर। इनकी जो कोशिकाएं होती है भैया बढ़िया दिखती है। बढ़िया बोले तो कुछ इस तरीके से बढ़िया से रहती है, अपना जीवन यापन करते रहती है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखा। ये तो फूल बन गया क्या, है ना। इनमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाए जाएंगे भाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से सुंदर सा इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे दिखाई देता है ये? इनके बीच में अगर आप देखोगे, क्या देख रहे हो?
मैंने एक चीज़ बताया था आपको, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश। जी हाँ, तो इनमें जो है आपको देखो ये बीच बीच में क्या दिख रहा है, गैप दिख रहा है, ये सब क्या है, गैप है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें आपने इसमें ऑब्जर्व की, क्या कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो एक जैसी दिख रही हैं, और दूसरा आपने क्या देखा कि इनके बीच बीच में क्या क्या है, स्थान है ना, अवकाश है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो चलिए इनके प्रॉपर्टीज को हम बारी बारी से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते जाते हैं। कि जो पेरेन्काइमा होती है, इनकी जो कोशिकाएं हैं गोलाकार, कुछ जो है वो अंडाकार, एक ही जैसे दिखेंगी, मतलब कभी कभी आप पूरा जो है वो गोलाकार या कभी कभी पूरा जो है वो अंडाकार दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको आप इस वाले लाइन को ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना। पेरेन्काइमा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जो कोशिकाएं होती है ना, इनके मध्य में क्या पाया जा रहा है, कोशिकाओं के मध्य में, कोशिकाओं के मध्य में अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित है ना, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट इन या बिटवीन पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ये जो ऊतक होती है, कौन सी ऊतक, मृदुतक, जिन कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, ये जो होती हैं वो जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं, लिविंग होती है, जीवित होती है, सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है, डेलिकेट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, सरल होती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हम इसका काम जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये जो पेरेन्काइमा होता है, इनका कार्य क्या होता है, ये पौधों में क्यों पाया जा रहा है। ठीक है, तो इनका जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्य करके लिख लेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर में दो बातें ही ध्यान रखना है, क्या कि ये जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती है, और दूसरा इनके कोशिकाओं के मध्य में क्या होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश होता है। फिर डायरेक्टली हम कार्य के बारे में लिख सकते हैं, ये जो है वो भोजन का संग्रह करती है। मैंने बताया आपको क्या होती है, भोजन का संग्रह जो है यहाँ पर ये करती है। चलिए तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, भोजन एवं जल का संग्रहण किसके द्वारा किया जाएगा, पेरेन्काइमा के द्वारा। इसको आप अंग्रेजी में लिखें तो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज सही लिखी, ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, इसके द्वारा जो है किया जाता है, किसके द्वारा, पेरेन्काइमा के द्वारा। अच्छा, ये कहाँ पर पाई जाती है, हमने बात किया था कि कहाँ पर पाई जाती है, हमने बात किया शीर्षस्थ हो गया, आपका पार्श्व हो गया, अंतर्वेशी, इसमें तो हमने देख लिया इस पौधों में कहाँ पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो पेरेन्काइमा होती है वो पौधों के, चलिए इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर पर, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं भाई, तुम जाओ थोड़ा साइड। है ना, ये हो गया।
तो ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो पेरेन्काइमा ऊतक होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? पौधों में। जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां जहाँ से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं ना, पीटियोल कहते हैं। पत्तियों में, पौधों में पत्तियों के पीटियोल पीटियोल के नीचे एपिडर्मिस में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? एपिडर्मिस में पाया जाता है। एवं तनों में, कहाँ पर लिखे इसको? थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। ठीक है, तनों में हाइपोडर्मिस, पित्त जिसको हम मज्जा कहते हैं, में पाया जाता है या उपस्थित होते हैं, में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? पेरेन्काइमा के लिए। क्लियर है? पेरेन्काइमा जो होता है वो पौधों में भोजन और जल के संग्रहण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है, इसका रूपांतरण, है ना। ये जो आपका पेरेन्काइमा होता है, इनका रूपांतरण जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो इसके दो रूपांतरण, मतलब रूपांतरण कहने का क्या मतलब होता है? अपने रूप में क्या रखता है? ये अंतर कर लेता है। जैसे कि आप अगर पार्टी में जाते हो, अगर आप किसी की शादी में जाते हो, है ना, तो आप उस तरीके से ड्रेस पहनते हो। अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो तो आप उस तरीके से कैजुअल वेयर करते हो। आप कॉलेज जाते हो तो आप नॉर्मल सा ड्रेस पहनते हो, है ना। आप घर में रहते हो तो लोअर टी शर्ट में पड़े रहते हो। तो उसी तरीके से जो है, ये जो आपका कौन सा पेरेन्काइमा जो ऊतक होते हैं, ये भी अपने रूप में क्या करते हैं? अंतर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी, हमने क्या क्या पढ़ा? पेरेन्काइमा जो होता है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, और इसका काम हमने इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इनका रूपांतरण पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पौधों में, पत्तियों में, पीटियोल के नीचे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ बात लिखा हुआ है, थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर पौधों में कहाँ पर पाया जाता है? ये एक सेकेंड, ये हमने ये बात जो है हमने किसका लिख दिया है? ये बात हमने लिख दिया है कोलेनकाइमा की। ठीक है, हम यहाँ पर सुधार लेते हैं इसको। पौधों में कहाँ पर पाई जाएगी? ये जो है, चलिए थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, है ना, लिखते लिखते बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिमाग में चलते रहता है ना। तो ये वाली बात तो सही है ना। पित्त मज्जा में पाया जाता है, और पत्तियों में, पौधों में पत्तियों के मीजोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? मीजोफिल। वैसे इसको आप हिंदी में याद रखेंगे ऐसे ही तो ज़्यादा बेटर है, मीजोफिल, है ना। ऐसा करके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में बहुत कम चांस है कि आपको पूछा जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है ना। पौधों में पत्तियों के मीजोफिल में पाया जाएगा, है ना। साथ में जो है कॉर्टेक्स वाले भाग पर पाया जाएगा, तनों के कॉर्टेक्स पर पाया जाएगा, है ना। और पित्त, कॉर्टेक्स हो गया, पित्त पर मज्जा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर ये जो है वो पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये बातें आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, है ना। मीजोफिल को हम पर्णमध्योतक कहते हैं। मीजोफिल को अगर आप लिखना चाहें, बेटर है कि ना लिखें, है ना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बस यहाँ पर लिख दे रही हूँ। लेकिन आपको याद सिर्फ मीजोफिल को ही रखना है, पर्णमध्योतक। चलो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ना उसका हिंदी में नहीं बताऊंगी, है ना, क्योंकि फिर आप हिंदी पढ़ने लग जाते हो और वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप जो एग्ज़ाम के लिए जो टर्मिनोलॉजी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मैं बस वही आपको बताऊँ।
इसका मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे ही अपने माइंड को, अपने ब्रेन को प्रिपेयर रखिएगा कि हिंदी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। चलिए, तो ये हमने मृदुतक के बारे में बात किया। ये जो है इनका हम रूपांतरण की बात कर रहे थे कि जो पौधे होते हैं, है ना, उनमें जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा का रूपांतरण 2 रूपों में हम देखते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरेन्काइमा आप लिख सकते हैं अंग्रेजी में, रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 रूप में पाया जाएगा। पहला जो प्रकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार होता है, दूसरा जो रूपांतरण होता है उसको हम कहते हैं एरेन्काइमा। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना भी बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जितने भी लाइनें हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप हिंदी में वायुतक कहते हैं, एरेन काइमा। चलिए, इस तरीके से आपको अंडरलाइन करने सीखना है ना। छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपके नोट्स को, अगर आप मेंस राइटिंग करते हैं, है ना, या आपका सब्जेक्टिव कोई सा पेपर होता है जो कि आपका सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर लिया जाता है, तो आप उसके लिए जो है इसको तैयार रख सकते हैं, है ना। आपका दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मुझे मेंस के लिए लिखना है ना, तो आप किस तरीके से टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, तो हम बात कर लेते हैं क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो क्लोरेन्काइमा होता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ में क्या आ रहा है कि इनमें कुछ न कुछ क्लोरोफिल जैसा शब्द पाया जा रहा होगा, है ना, और ये हरे रंग के दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या कहते हैं, हरित ऊतक, इसको कहते हैं हरित ऊतक। और इनकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिकाओं में हरित लवक, हरित लवक जो कि क्या है, वर्णक है ना, वर्णक पाए जाते हैं, है ना। और मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मोस्टली ये पत्तियों और तने वाले भाग पर में उपस्थित आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा क्या है, एक प्रकार का मृदुतक है, जो कि मृदुतक अपने क्या कर लेता है, अपने में कन्वर्ट कर लेता है ना। तो अपने रूप में जब अंतर कर लेता है तो 2 प्रकार से अपने रूप में अंतर कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पहला प्रकार क्लोरेन्काइमा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, एरेन्काइमा, है ना। तो क्लोरेन्काइमा के जो ऊतकें होती है उनमें क्या पाया जाता है, उनकी कोशिकाओं में जो है वो क्या देखने को मिलता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल, हरित लवक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ये जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से जो हमारे तने हैं जहाँ पर पाया जाएगा, जो पत्तियाँ हैं वो सब कैसे दिखाई देती है, आपको हरा हरा दिखाई देता है ना। पत्तियों में तो खैर क्लोरोफिल पाया ही जाता है ना। स्पेशली आपको यहाँ पर ये वाला भाग ध्यान रखना है, तनों पर पाया जाता है। तनों में भी जो ऊतकें होती है, जहाँ पर भोजन का स्टोरेज होगा, मृदुतक पाया जाएगा, वहाँ पर भी आपको क्लोरोफिल दिखाई देता है, और जिसका नाम क्या होता है, क्लोरेन्काइमा होता है, ठीक। चलिए, दूसरा बात करते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है, इसका मतलब, तो ऐसे ऊतक या ऐसे पेरेन्काइमेटस ऊतक जो मृदुतक होते हैं, इन मृदुतकों के जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें बहुत बड़ा बड़ा क्या होता है, अंतर पाया जाता है। मान लो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं है ना। तो ये जो कोशिकाएं होती है, इनके बीच बीच में जो गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कैसा होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो है आपको गैप मिलेगा। तो ये जो गैप होती है, जो आप यहाँ पर बीच बीच में ये गैप देख रहे हैं, ये गैप एक तरीके से इनको तैरने में मदद करती है। क्या करती है, इनको तैरने में मदद करती है। तो कौन से पौधों में जो है ये पाया जाएगा, आप ही सोचो,
कौन से पौधे जो है वो तैरने में हेल्पफुल करेंगे, मतलब उनका उपयोग करेंगे इन कोशिकाओं का, तो ध्यान रखेंगे ये जो ऊतकें हैं वो कहाँ पर पाई जाएगी, जो जलीय पौधे होते हैं ना, है ना, जिनको जो है डूबने नहीं देता है। क्या नहीं डूबने देता है, मतलब ये जो कौन सा ऊतक है वो डूबने नहीं देगा, एरेनकाइमा ऊतक, है ना। तो अक्सर ये कहाँ पर पाया जाएगा, आपको जलीय पौधों में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कहाँ पर उपस्थित हैं, जलीय पादपों में, जलीय पौधों में या हाइड्रोफाइट्स में उपस्थित, या आप कह सकते हो जलोद्भिद जो पौधे होते हैं में उपस्थित होते हैं। इनकी कोशिकाओं में अवकाश अधिक उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये पौधों को तैरने में मदद करते हैं, पौधों को तैरने में मदद करता है। क्लियर है ये बात। जैसे कि आपने जलकुंभी वगैरह देखा होगा, तो जलकुंभी क्या होती है, तैर पाती है जल में। क्यों तैर पाती है, क्योंकि उनके जो कोशिकाओं के मध्य में क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है ना। ये क्या करता है, अवकाश पाया जाता है, अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाएंगे, है ना। और इसी वजह से ये क्या कर पाते हैं, पौधे जो होते हैं वो जल में तैर पाते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, ये हमने पढ़ा है पेरेनकाइमा का रूपांतरण, जो कि दो रूपों में होता है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, और इनके और जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। क्लियर है क्या बात। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसका कार्य आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो हमने लिखा है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब भोजन का संचय करता है, जल का संग्रहण करता है ना। जैसे कि अगर आप क्या खाते हैं, शकरकंद, आलू, है ना, जो जड़ वाला जो भाग है, या आलू जो खाते हो आप, मूली, है ना, ये सब में कौन सा ऊतक पाया जाता है, इन सब में मृदतक या पेरेनकाइमा जो है वो पाई जाती है। क्लियर। चलिए तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा जो प्रकार है, किसके अंतर्गत, दूसरा प्रकार दूसरा जो प्रकार होता है विभाज्योतक कह रही हूँ, स्थायी ऊतक के अंतर्गत। सरल प्रकार का जो स्थायी ऊतक था, इसका जो दूसरा प्रकार होता है उसका नाम क्या होता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, जिसको हम स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे दिखती हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं, कैसे ये दिखाई देता है, फिर आगे की बातों को हम डिस्कस करेंगे। कुछ इस तरीके से जो है आपको ये संरचनाएं जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इनका जो बीच बीच में जो किनारा किनारा वाला भाग है,
वो कुछ ज़्यादा ही आपको मोटा हुआ, खाता पीता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर जो है दिखाई देती है। कैसी दिखाई दे रही है? ये जो है बीच बीच में आपको मोटा मोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो तो इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। कोलेनकाइमा जो उत्तकें होती है, कैसी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है? तो ये जो कोशिकाएं होती है वो जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनमें भी क्या पाया जाता है? आपका लाइफ पाया जाता है। उससे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है ना, तो कहाँ पर पाया जाता है, जो मैंने पहले में लिखा था, लिख लेते हैं, पत्तियों के पेटियोल के नीचे, है ना, एपिडर्मिस एवं तनों में हाइपोडर्मिस, है ना, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं एपिडर्मिस करके, आप इसको हाइपोडर्मिस करके लिख सकते हैं। में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पत्तियों के पेटियोल के नीचे एपिडर्मिस में, और तनों में जो है आपको हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस क्या है? ये जो है वो ऊपरी सतह होती है। ठीक है ना, जो आपका, अगर हम ये सतह को देखें, ये जो स्किन है, तो मेरे हाथ को मैं ऐसे अगर देखूं तो ये जो सबसे बाहरी भाग में जो लेयर दिख रहा है वो, उसको आप एक तरीके से एपिडर्मिस बोल सकते हैं, एपिथेलियल बोल सकते हैं। तो वैसा ही जो है पौधों में भी जो सबसे बाहरी लेयर के नीचे कुछ कुछ परतें पाई जाती है, उन परतों का नाम है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? आपका कोलेनकाइमा पाया जाता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? हमने बात किया कि ये कैसी कोशिकाएं होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? फिर हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनके कोशिकाओं के किनारों पर, है ना, आपको मोटी भित्ति दिखाई देती है, मोटी भित्ति पाई जाती है। किनारों किनारों पर जो है वो मोटी भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, क्लियर है क्या? इनमें जो है ध्यान रखेंगे, इनमें कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश, कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन क्या? बिटवीन सेल्स। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो कोशिकाएं होती है, इनके किनारों पर आपको मोटी मोटी भित्ति दिखाई देगी, है ना। और क्या देखने को मिला? ये जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती है, और इसमें क्या पाया जाता है? इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनमें मोटी परत या पतली परत होती है जो कि कोशिका भित्ति होती है, और ये जो कोशिका भित्ति होती है इसका एक दूसरा प्रकार पाया जाता है ना। कोशिका भित्ति में पेक्टिन का जमाव होता है, पेक्टिन नाम के पदार्थ का जमाव होता है, पेक्टिन पदार्थ का जमाव। ये जेली के समान, है ना, मैट्रिक्स के समान क्या होता है? संरचना होता है। ठीक है ना, जेली के समान संरचना होता है, और यही जो जेली है, यही जो मैट्रिक्स है, यही जो लचीला वाला भाग है ना, वो पौधों को क्या प्रदान करता है? पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर कार्य लिख सकते हैं, इसका क्या करता है? इसका कार्य ध्यान रखेंगे, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है।
लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी एवं सहारा स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सा, कोलेनकाइमा में ये वाली बात कि पौधों को ये क्या करता है, लचीलापन। आप पौधों के तनों को ऐसे खींच लेते हो फूल तोड़ते वक्त, पत्तियां तोड़ते वक्त, है ना, तो पौधा जो है वो टूटता नहीं है ना, उनमें थोड़ा सा क्या रहता है, लचीलापन रहता है। तो ये जो लचीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके कोलेनकाइमा की वजह से होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये दूसरी बात इंपॉर्टेंट वाली, इनमें कोशिका भित्ति में किसका जमा होता है, आपका पेक्टिन के परतों का जमा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये कोलेनकाइमा के बारे में आपने ध्यान रख लिया। इसका स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बना देती हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है, वो सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मध्य मध्य में है ना, इसके किनारों किनारों पर ऐसे मोटा मोटा भित्ति पाया जाएगा। इनमें कोई भी गैप नहीं होगा, तो देख रहे हैं इनके बीच में कोई भी गैप नहीं पाया जा रहा है। इनमें पैक्टिन का जमाव होगा, है ना, इनकी कोशिकाओं में क्या होगा, पैक्टिन पदार्थ का जमाव होगा। तो इस तरीके से जो है आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में। अब फटाफट से हम लास्ट जो स्क्लेरेनकाइमा है इसके बारे में बात करते हैं। खैर चलिए, आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं, कल की कक्षा में हम स्क्लेरेनकाइमा और बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, है ना। हम जो है प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम डिटेल क्लास लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इसमें थोड़ा सा जुझारूपन दिखाएंगे, है ना, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, हमें पढ़ना है ऐसा आप थोड़ा बोलेंगे, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। और जो है एप्लीकेशन में ऑलरेडी क्लासेस बैच जो है वो चालू हो गई है, तो आप जो है अधिक से अधिक संख्या तक इसे शेयर कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। और मिलते हैं कल की कक्षा में। पिछला क्लास आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।